मैंने पावर का फॉर्मूला सिखाया था तुम्हें, आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर या वी इंटू आई, याद है? ये याद है तुम्हें पावर का फॉर्मूला? ठीक है, I is the current, R is the resistor. I equal to 2 ampere, resistance is 4 ohm. ये बताओ पावर कितनी जनरेट हो रही है इसमें, कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है पर सेकंड? क्या किया तुमने? आई स्क्वायर आर कर दिया, आई स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और आर कितना हो जाएगा 4, तो कितना आएगा 16 वाट आया ना? अब मतलब मेरे को ये बताओ इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना है? वोल्टेज डिफरेंस कितना है इसके अक्रॉस? 8, बिल्कुल I into R पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस हो गया। पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या था? V स्क्वायर बाय R, V स्क्वायर मतलब V स्क्वायर बाय R, V कितना है 8 8 या 64 और R कितना 4, फिर से 16 वाट आ गया। या फिर एक चीज और है, V into I, वोल्टेज डिफरेंस क्या है 8 और करंट कितना है 2, तो भी आ रहा है 16 वाट ही आ रहा है। क्या बात समझ में आ गई सबको? पावर की यही फॉर्मूला करवाई थी मैंने। फिर मैंने तुम्हें सिखाया था व्हाट इज किलोवाट आवर। किलोवाट आवर क्या चीज है, किस चीज की यूनिट है? किलोवाट आवर किस चीज की यूनिट है? एनर्जी की, हाँ है ना, ट्रेड यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है। 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने जूल ऑफ एनर्जी होती है? 1 किलोवाट आवर में कितनी जूल ऑफ एनर्जी होती है? थ्री पॉइंट सिक्स इंटू 10⁶ जूल, आया ना? बिल्कुल सही बात है। कितनी एनर्जी होती है? 100 वाट का बल्ब कितनी देर में 1 यूनिट निकाल देगा? कितनी देर में 100 वाट का बल्ब 1 यूनिट कंज्यूम करेगा? करवाया था ना पिछली बार, ऐसे क्वेश्चन करवाए थे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, मैंने करवाया था 1 किलो वॉट आवर। ध्यान से देखो, ये पावर की यूनिट नहीं है, किलो वॉट। ठीक है, देखो किलो का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले 1000, वॉट का मतलब क्या हो गया? जूल पर सेकंड, और आर का मतलब क्या है? एक आर में 3600 सेकंड्स होते हैं, सेकंड से सेकंड कट गया, तो 1 किलो वॉट आर इसके बराबर हो गया। ये कितना आ गया? 1 2 3 4 5 360000, दैट इज 36 लाख जूल इक्वल टू 1 यूनिट, जो आपके घर में एक लाइट जब 1 यूनिट कंज्यूम होती है आपके घर में मीटर इलेक्ट्रिक मीटर। आप इसको आगे दे सकते हो 3.6 into 10⁶ जूल। क्या बात समझ में आ गई? अब मैंने बोला कि 100 वाट का बल्ब, 100 वाट बल्ब कितनी देर में इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, दैट इज कितनी देर में 1 यूनिट कंज्यूम करेगा?
तो आप इसको ऐसे मत सोचो, ये क्या है 1000 वॉट आर, दैट इज एक आर में 1000 वॉट कंज्यूम करता है, आया ना। एक आर में कितना कंज्यूम, एक आर में 1000 वॉट, आई बात समझे, इस सामने में 1 यूनिट होगी तो 100 वॉट है, तो ऐसे 10 बल्ब लगेंगे तो 1000 वॉट पे हो जाएंगे 10 बल्ब, तो 10 बल्ब 1 घंटे में 1 यूनिट कंज्यूम करेंगे। तो इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं ना कि एक बल्ब 10 आवर्स में 1 यूनिट कंज्यूम करेगा, हाँ या ना। क्या बात समझ में, क्या बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। फिर ऐसे मैंने कई एग्जांपल दिए थे, तो 1000 वॉट की चीज कितनी देर में 1 यूनिट निकाल देगी, 1000 वॉट की यूनिट, 1000 वॉट का कोई इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा ये बात नहीं है कि मैं समझे बेटा 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है 1000 वॉट आवर, मतलब 1 किलोवाट का मतलब है 1 यूनिट तब निकल जाएगी जब 1000 जूल या 1000 जूल एनर्जी एक तक, कैसे बताएं इसको, या मैं ऐसे बोलूं 1 किलोवाट आवर का मतलब है 36 लाख जूल, जूल एनर्जी के बराबर है, इतना 1 किलोवाट आवर। 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है 100 जूल, एक आवर में कितनी कंज्यूम करेगा, एक आवर में इतनी जूल, क्योंकि एक आवर में इतने सेकंड्स होते हैं, हाँ है ना। तो एक आवर में कितनी एनर्जी कंज्यूम की उसने, इतनी, हाँ है ना। तो एक बल्ब एक आवर में कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, तो इतनी एनर्जी कितने आवर्स में कंज्यूम करेगा, एक बल्ब एक आवर में इतनी एनर्जी कंज्यूम करता है, तो इतनी एनर्जी कितने आवर्स में कंज्यूम करेगा, हर्षिया बताओ। 10 आवर्स में, तो अगर 10 आवर्स में करेगा तो 10 आवर्स में इतनी एनर्जी खर्च करने का मतलब 1 यूनिट आगे नाप के कर दें, है ना। 1 यूनिट कंज्यूम करनी है ना, जो ट्रेड यूनिट है कमर्शियल यूनिट है, तो यही तो पूछ रहा हूं मैं कि एक बल्ब वो कितनी देर में 1 यूनिट कंज्यूम करता है, और 1000 वाट की जो चीज होगी, अब सिंपल सी बात है 200 वाट का बल्ब कितनी देर में 1 यूनिट कंज्यूम करेगा, 200 वाट का बल्ब कितनी देर में 1 यूनिट कंज्यूम करेगा, फॉर्मूला यही है, और फॉर्मूला क्या होगा 5 आवर्स, और 500 वाट का बल्ब, 500 वाट का बल्ब कितनी देर में 2 आवर्स में, 1000 वाट का बल्ब, 2000 वाट का बल्ब, आपके घर का जो एसी है 1.5 टन का एसी, वो कितने वाट का लगभग 1500 1600 1800 वाट के आसपास का होता है, हाँ है ना, विद फुल लोड, ठीक है। मतलब जब कंप्रेसर ऑन होता है, तो जब कंप्रेसर ऑन होता है तो चलो मैं रफली 2000 बोले तो 2000 वाट मान लेता हूँ, तो हाफ एन आवर में नीचे 45 या 1 आवर के आसपास आता है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग होता है, कंप्रेसर हमेशा ऑन नहीं रहता उसका। ये बात समझ में, ये बात समझ आ गई सबको,
ठीक है, अब बताओ मेरे को, आपने बल्ब देखा है ना, बल्ब देखा है ना, बल्ब के ऊपर जैसे ये शेप है बल्ब की, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, बल्ब के ऊपर लिखा हुआ मान लो 100 वाट, तो इस बल्ब से कितनी एनर्जी निकलेगी, इस बल्ब से कितनी एनर्जी निकलेगी एक सेकंड में, एक सेकंड में इस बल्ब से कितनी एनर्जी निकलेगी, एक बल्ब, इस बल्ब से एक सेकंड में तुमने कहा 100 जूल एनर्जी निकलेगी, बहुत बढ़िया। तो करंट में लगाने की क्या जरूरत है, ऐसे बल्ब ला के बाहर रख दो, तुम तो कह रहे हो इसमें से 100 जूल एनर्जी निकलती है हर सेकंड में, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाने की क्या जरूरत है इसको, तो तुम ही कह रहे हो अगर 100 वाट लिखा हुआ है तो उसको ला के रख दो घर में, ऐसे बल्ब में करंट भेजने की क्या जरूरत है उसमें। आप कभी भी देखना इसके ऊपर लिखा होता है 100 वाट 220 वोल्ट, तो एक्चुअली इस इंफॉर्मेशन से, इसके ऊपर ऐसे लिखा रहता है, इससे क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तुमने देखा होगा कि कोई बल्ब कभी धीरे चलता है कभी तेज चलता है, लाइट में फ्लक्चुएशन आता है, उसके बेसिस पे, फ्लक्चुएशन के बेसिस पे उसकी ब्राइटनेस चेंज होती है नहीं होती है, कई बार आप बोलते हैं ना लाइट डिम में है, आया ना, दैट इज लो वोल्टेज आ रहा है। अब मेरे पास समझ में आ रही जो मैं बात कर रहा हूं, तो ये जो इंफॉर्मेशन थी इससे क्या निकालना चाहता है वो, बल्ब के ऊपर तो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर इस बल्ब के अक्रॉस अगर आप 220 वोल्ट लगाओगे तो इसमें से तो हर एक सेकंड में एनर्जी निकलेगी 100 जूल पर सेकंड। कई बात समझ में, कई बात समझ में, ये नहीं है 220 वोल्ट इट कैन बियर, ज्यादा भी बियर कर लेगा, इसका मतलब ये कि इसके अक्रॉस 220 वोल्ट लगाओगे बल्ब में और आपके घर के अंदर जो वोल्टेज आती है वो 220 230 210 के आसपास ही आती है, बात समझ में आई है नहीं। अब देखो, लेकिन अगर मान लो मैं इसको लगाऊं 110 वोल्ट के बीच में, इसके अक्रॉस मतलब वोल्टेज कम हो गया, तो कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी इससे ये बताओ, तो कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी इससे ये बताओ, कैसे पता चला 50 जूल निकलेगी। अब देखो ध्यान से, इस इंफॉर्मेशन से तुम रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है V स्क्वायर बाय R, आपको दो चीजें दे रखी है, पावर दे रखा है कितना 100 वाट और वोल्टेज दे रखी है आपको कितनी 220 वोल्ट, तो R निकल जाएगा। तो एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन देख के एक्चुअली वो आपको रेजिस्टेंस ही बता रहा है ना, बल्ब में इस इंफॉर्मेशन से क्या बताया जाता है आपको, क्या बताया जाता है रेजिस्टेंस बताया जाता है। तो देखो रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा V स्क्वायर बाय T, तो V स्क्वायर कितना आ जाएगा 220 into 220 डिवाइडेड बाय पावर कितना है 100, तो 22 into 22 शायद 484 आएगा, आया ना, तो ये रेजिस्टेंस आ गया इतना। आप पावर निकालते हैं, वोल्टेज दे रखे तुम्हें, रेजिस्टेंस दे रखा है, तो पावर निकाल सकते हो, क्या फॉर्मूला होता है पावर का, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे V स्क्वायर बाय R, तो लगाओ V स्क्वायर बाय R, तो V स्क्वायर किसके बराबर आएगा 110 into 110 डिवाइडेड बाय R कितना है 22 into 22, 11 2 जा 11 2 जा 100 by 4, that is 25 watt, that is इस बल्ब के अक्रॉस अगर आप 110 वोल्ट लगाओगे तो कितनी एनर्जी निकलेगी, कितनी एनर्जी निकलेगी 25 जूल पर सेकंड निकलेगी, दैट इज अगर आप वोल्टेज हाफ कर दोगे
वोल्टेज क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, तो पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। फॉर्मूला भी तो कहता है, यही बात कहता है, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। आप एक चीज सोचो, बल्ब के जो कॉइल्स हैं उनका रेजिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, ये मैं मान के चल रहा हूँ, हाँ या ना। इन बल्ब की कॉइल्स का रेजिस्टेंस क्या है, वो तो चेंज होगा नहीं। क्या बात समझ में आई या नहीं? और अगर ये चेंज नहीं होगा, अगर ये चेंज नहीं होगा तो तुम्हें पता है वोल्टेज वो हाफ कर तो पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी ना। इस फॉर्मूले को देख के पता चल जाएगा, हाँ या ना। बात समझ में आई है नहीं? अगर मान लो इसकी जगह मैं लगा दूं 240 वोल्ट, सॉरी 440 वोल्ट लगा दूं, अब कितनी पावर निकलेगी इसमें से, अब कितनी पावर निकलेगी इसमें से, पावर डिसिपेशन क्या हो गया इसकी, नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल 400 आ जाएगा सर, सेम ही चीज है, रेजिस्टेंस तो सेम ही आएगा। पावर का फॉर्मूला लिख दो फिर से, 440 इंटू 440, 22 इंटू 22, 400 वाट आ जाएगा सर। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ गई? बात समझ में आएगी अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखो, तो अब समझ गए, बल्ब के ऊपर ही क्या इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, ये एक्चुअली रेजिस्टेंस बताने का तरीका है। लेकिन इस तरीके से अच्छी बात ये है कि आपके घर में जो वोल्टेज आती है वो कितनी आती है, 220 वोल्ट आती है, तो सीधा आप ये रीडिंग देखोगे, आप बोलोगे यार वोल्टेज तो फिक्स है नहीं सबके घर में, तो बोलोगे यार इसमें से 100 जूल एनर्जी आएगी पर सेकंड में, इसमें से 50 जूल आएगी। अब ये बताओ, एक बल्ब में 60 वाट का, एक है 100 वाट का, इन दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, बल्ब 1 का है बल्ब 2 का, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है बताओ। पहले बताओ तेज कौन सा चलेगा, तेज कौन सा चलेगा पहले बताओ, तेज कौन सा चलेगा दोनों में से, प्रोवाइडेड दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम लगाए, आया ना, प्रोवाइडेड दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या लगाए, सेम लगाए। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आ गई इसी तरह से? अब ये बताओ दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है दोनों में से, B1 का या B2 का? देखो बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, कोई B1 कह रहा है कोई B2 कह रहा है, एक चीज बताओ यार दोनों में से, बता सकते हो? अगर जब भी ऐसा किया जाए तो दोनों की वोल्टेज सेम मान लो, वोल्टेज सेम मान लो, अगर ऐसे कंपैरिजन दिया जा रहा है तो देख के ऐसे लगता है इसका ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसमें से ज्यादा एनर्जी निकल रही है तो ज्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए। अभी देखते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, तो आर का फॉर्मूला क्या हो गया, वी स्क्वायर बाय, तो जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो इसका पावर ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। अगर इसका रेजिस्टेंस x है तो इसका रेजिस्टेंस x/2 ही है। क्या बात समझ में आई?
मैं कह रहा हूँ कि इसका रेजिस्टेंस x है तो इसका रेजिस्टेंस x/2 है, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। क्या बात समझ में आई सबको? क्या बात समझ में आ गई सबको अच्छी तरह से? बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, मैंने तुम्हें रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल करवाया था क्या? रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल करवा रखा है तुम्हें? हेडिंग लिखो। सबसे पहले रेजिस्टेंस के बारे में बता दो। वायर एक सेमी मटेरियल से बना होता है, ठीक है? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वाई, लेंथ दोनों की सेम है। रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है। अब कई लोग पूछेंगे सर रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है, आप एक ट्यूब ले लो और उसकी हर साइड ले लो 1 यूनिट ले लो, तो इसके थ्रू करंट जब जाएगा तो ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा दैट इज इट्स रेजिस्टिविटी। नेचुरल रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ ए मटेरियल, है ना? तो मैं तुम्हें बताता हूँ रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ई। इसको समझाता हूँ एक बार, ऐसे समझ रहा हूँ। एक ट्यूब है पानी की, ये पानी की एक ट्यूब है, इसके थ्रू पानी जाना आसान है या इसके थ्रू पानी जाना ज्यादा आसान है? फर्स्ट के थ्रू ज्यादा आसान है, सेकंड के थ्रू ज्यादा आसान है? सेकंड के थ्रू आसान है। तो सेकंड के थ्रू आसान है तो मतलब ये कम रेजिस्टेंस ऑफर करती है और ये ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करती है, तो मोर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना? रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, दैट इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बात समझ में? क्या बात समझ में आई सबको? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सबको आगे में बात समझ? ये बात बताओ, एक वायर इतना लंबा है, एक ट्यूब इतनी लंबी है, एक ट्यूब इतनी लंबी है, किसके थ्रू पानी जाना ज्यादा आसान है? फर्स्ट या सेकंड? आसान किसके थ्रू है? फर्स्ट। क्यों? छोटी ट्यूब है, इसमें ये इतनी दूर जाएगा तो इसका जो सरफेस है वो पानी के ऊपर ड्रैग लगाएगी ना। आप चलते थे जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता है तो पानी पे फ्रिक्शन क्या लगाएगी अंदर से, तो ये ज्यादा दूर तक लगाएगी तो ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करेगी पानी के मोशन को। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आया क्या बात है? लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। आगे ये बात समझे? क्या बात समझ में आ गई? इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाओगे, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। और इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बात समझ में? क्या बात समझ में? लिख लो इसको।
इसको लिखो फटाफट। लिख लिया इसको? अब सुनो, अब ध्यान से देखो। अब इधर देखो, अगर लेंथ बन हो जाए तो मैं यही तो कर रहा हूं। लेंथ अगर बन हो जाए तो तुम ये लिखोगे ना, लेंथ की वैल्यू 1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 हो जाए इसके ऊपर, तो रेजिस्टेंस इसके बराबर आ जाएगा। रेजिस्टेंस इसके बराबर आ जाएगा, रेजिस्टिविटी के बराबर आ जाएगा। आया ना? क्या बात समझ में आई? तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर होती है? ए क्यूब जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिटी हो और जिसकी लेंथ भी कितनी हो, यूनिटी हो, उसके कारण जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आया ना? अब मेरे को ये बात बताओ, ये कॉपर के दो कंडक्टर से, दोनों कॉपर के हैं, ए और बी, दोनों में से किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है? रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा है दोनों में से? बिल्कुल सेम है दोनों की यार, because resistivity is a characteristic property of a given metal या given material। किसी given material की specific characteristic property है resistivity। हाँ या ना? तो resistivity दोनों की सेम है, दोनों ही कॉपर के, तो इसकी भी रो होगी और इसकी भी रो होगी। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? बी का ज्यादा होगा। इट मींस रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। रेजिस्टेंस किस चीज की प्रॉपर्टी है? रेजिस्टेंस किस चीज की प्रॉपर्टी है? कंडक्टर की। और रेजिस्टिविटी किस चीज की प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। लिख लो ये बात, लिखो ये बात। रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर while resistivity is a property of the material। जैसे गोल्ड की रेजिस्टिविटी सेम ही रहती होगी ना यार, गोल्ड की रेजिस्टिविटी सेम ही रहती होगी ना। और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्यों बोला मैंने? अगर मान लो आपको ये देखना है कि यार ये कौन सा मटेरियल है, तो आप उसकी रेजिस्टिविटी चेक कर लो, उसकी रेजिस्टिविटी से आपको आइडिया लग जाएगा वो किस चीज का, कौन सा मटेरियल है। इस फील्ड को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ना? आपका टंग प्रिंट इज योर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, आपका डीएनए का स्ट्रैंड इज योर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आई नहीं? एज ए रेजिस्टिविटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। क्या ये यहां तक समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई सबको अच्छी तरह से? तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई के। अब सुनो ध्यान से, इस फॉर्मूले को यूज भी करना आना चाहिए। इस फॉर्मूले को यूज करना सिखाता हूं।
देखो इस फेस के और इस फेस के अक्रॉस वोल्टेज लगाया, ये जो लेंथ है x है, ये जो डिस्टेंस है y है, और ये जो हाइट है z है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? तो अगर इन दोनों के अक्रॉस, इन दोनों के अक्रॉस अगर मैं लगा देता हूं वोल्टेज, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? यूं करेगा फ्लो, या यूं करेगा? हाँ या ना? क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आएगी इसी तरह से? तो इसका रेजिस्टेंस देखते हैं, रेजिस्टेंस इसके बराबर आएगा। रेजिस्टिविटी आ गई रो, लेंथ कौन सी लोगे? x लोगे, y लोगे या z लोगे? लेंथ कौन सी लोगे? x लोगे। तो जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा उसके अलोंग वाली लेंथ लिए, तो लेंथ कितनी होगी? x। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा लोगे? जिसके थ्रू करंट जा रहा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ जाएगा इसका? y into z। बहुत बढ़िया, तो ये इसका रेजिस्टेंस होगा। अब लॉजिक समझ में आया? रेजिस्टेंस रो L by A। L क्या चीज है? लेंथ इज अलोंग द करंट, आया ना? एंड A is the cross section through which current is passing। अब अगर मान लो मैं इसकी जगह ये दो सरफेस ले लेता जिसके अक्रॉस वोल्टेज लगा था, ये सरफेस और ये वाला सरफेस, अब हमारा रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? अब करंट क्यों फ्लो करता है? अब लेंथ क्या लिखते हैं? लेंथ क्या लिखते हैं? z। बहुत बढ़िया। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन x into y, बिल्कुल ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखते हैं x into। आया? इट मींस सेम ही कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है। अब ये दोनों सेम थोड़ी आएंगे, अलग अलग आएंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन सी फेसिस के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस लगाया है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ गई बेटा? ये बात समझ में आ गई इसी तरह से कि सेम ही कंडक्टर का भी रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है अगर क्या करो, अलग अलग फेसिस के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज लगाओ। अच्छी तरह से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ में आ गया? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला समझ में आ गया अच्छी तरह से? चलो ठीक है, अब सुनो, इसी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, सेम ही मटेरियल है, मटेरियल सेम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 है, लेंथ इज है, लेंथ इज 2 है। R1 is equal to x times R2। Find the value of x। Find the value of x। दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा। देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा? R1 रो L by E, और इसका क्या होगा? R2 का क्या होगा? रो 2L by 2E।
तो दोनों का सेम तो आ गया, x की वैल्यू बना। कई बात समझ में आ गई, कई बात समझ में आ गई। या 2 कैसे है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम ही तो आ रहा है। ऐसे देखोगे तो ऐसे लगेगा इसका रेजिस्टेंस कम है, देखने से लगता है ना इसका रेजिस्टेंस कम है, पर सॉल्व करने से पता चलता है। आगे बात समझे। अब सुनो, थोड़ा सा चेंज कुछ है। लेंथ L, लेंथ 2L, इसकी रेडियस R, इसकी रेडियस 2R, R1 इक्वल टू x टाइम्स R2। अब बताओ, इसकी रेडियस R, इसकी रेडियस 2R, अब x की वैल्यू बताओ। बिल्कुल सही है, हाफ आएगा इसका आंसर। इस बार इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर ए है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस बार 4a है, देख लो ध्यान से। क्योंकि एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो दूसरे का एरिया क्या है, पाई इनटू 2r का स्क्वायर है, तो ये क्या है 4 पाई r स्क्वायर आया ना। तो मेरे हिसाब से पता चल गया होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या है, हाफ है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 4 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। क्या बात है। तो ऐसे क्वेश्चन तो तुम करेंगे, कंपेयर करने की वैल्यू, कभी रेजिस्टिविटी भी देते हैं, रो 1 और रो 2 अलग अलग देते हैं, उनमें भी कोई अलग रिलेशन देते हैं, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। एक टाइप का क्वेश्चन और आता है कि एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस R था, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। मैंने इसको पकड़ के ये स्ट्रेच कर दिया, क्या कर दिया, मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया और स्ट्रेच करके इसकी लेंथ कर दी 2 टाइम्स। नया रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम मैंने था उसको स्ट्रेच करके लेंथ कर दी उसकी 2 टाइम्स, नया रेजिस्टेंस क्या होगा, ध्यान से समझो। A wire of resistance R is stretched to twice its length. What will be new resistance? देखो, a wire of resistance R, a wire of resistance R is stretched to twice its length. Is stretched to twice its length. What will be? What will be the new resistance? अभी देखते हैं क्या है आंसर। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी कर रहा हूं तो तुम्हें ही पता है ना, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L by A,
ये लो, पकड़ के स्ट्रेच करने से इसका वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा क्या? पकड़ के स्ट्रेच करने से वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। तो एक बढ़िया काम करेगा, लेंथ से मल्टीप्लाई करके लेंथ से डिवाइड करके ये चीज क्या आएगी? एरिया इनटू लेंथ, क्या चीज आएगी? वॉल्यूम। तो रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम बन गया। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए बताओ, लेंथ को ट्वाइस कर दो तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। नहीं हटा सकते। तो लेंथ ट्वाइस कर दो तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन सुनो, वायर को स्ट्रेच किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बाय 2 हो गया। बेटा एल एल से इसके मल्टीप्लाई किया ताकि नीचे वॉल्यूम बन जाए। पकड़ के वायर को स्ट्रेच करोगे तो वॉल्यूम तो फिर कांस्टेंट ही हो जाएगा ना, और ऊपर एल स्क्वायर आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाएगा ना। वायर को खींचो तोड़ो मरोड़ो, वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो जाएगा उसका। इससे ये फायदा हुआ, मेरे को एरिया के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वही लॉजिक समझाने के लिए मैंने नया क्वेश्चन दे दिया। वायर का रेजिस्टेंस आर का, उसको स्ट्रेच किया और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बाय 2 कर दिया। अब बताओ उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस आर था, उसको स्ट्रेच किया और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया। अब बताओ नया रेजिस्टेंस क्या है? अब देखते हैं। ये देखो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन इस बार क्या करोगे, रो एल बाई ए है ना, ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए से डिवाइड कर दो, तो ये ऊपर क्या आ गया? वॉल्यूम। तो रेजिस्टेंस इसके बराबर रहेगा रो इनटू वी अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि अब आपको ए की टर्म्स में दिया है ना, आया ना रेडियस। अब आगे बात सुनिए, अब इसका हाफ करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा ना, तो रेजिस्टेंस ये हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? तो अब सुन लो, हमेशा इस ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो ध्यान रखना, वो क्या करेगा, वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ ट्वाइस की है या एक्स्ट्रा वायर जोड़ के उसकी लेंथ ट्वाइस की है। क्या ये बात समझ में आ गई? दोनों क्वेश्चन में अंतर है ना, वायर को स्ट्रेच करके लेंथ ट्वाइस की है या वायर के साथ एक और वायर जोड़ के लेंथ ट्वाइस की है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। क्या होती है? ओम होती है। क्या बात समझ में आ गई? और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? बिल्कुल ओम मीटर होती है। देख लो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए,
तो ये मीटर होगा, ये मीटर स्क्वायर होगा, तो 1 मीटर से 1 मीटर गया, तो 1 मीटर इधर आ जाएगा, ओम इंटू मीटर। 1 रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? जी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही 1 रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? 1 रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, 1 रेजिस्टेंस कंडक्टेंस। बात समझ में आ गई? ये बताओ, आज जो पढ़ाया वो समझ में आ गया तुम्हें? आज जो पढ़ाया समझ में आ गया? चलो अब मेरे को एक बात बताओ, 1 मिनट।